आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें देखो, बैंकिंग के बारे में, बैंक के बारे में हम सबको पता है, बैंक के बारे में, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका सच में काफ़ी सिंपल लेकिन नॉलेजेबल चैप्टर है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं समझने के लिए। बैंक के बारे में इसमें दिया हुआ है, जिसमें हम सबको पता है और हम सब लोग बैंक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही हैं। हमारे कितने सारे काम जो है वो बैंक रिलेटेड होते हैं ना। आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को कभी कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई फीस भरनी हो या और कुछ काम करना हो तो बैंक में से पैसे निकालते हैं, या तो बैंक से कभी लोन ली हुई होती है, वो देख नहीं, आपके महीने की जो सेविंग होती है वो बैंक में भरने के लिए जाते हो आप लोग। होता है ना ऐसा। कितने के घर पे वो एलपीजी सिलेंडर आते होंगे, तो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी वो आपके बैंक में जमा होती है ना। जो एलपीजी सिलेंडर आप लोग खरीदते हो वो कुछ 800 850 में आप लोगों को वो पर्सन देता है, आप लोग उतना पे करते हो, फिर उसकी आधी अमाउंट आपके बैंक में वापस जमा हो जाती है। होता है ना ऐसा। तो इसके लिए भी बैंक कहते हैं ना हर काम के लिए जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोगों को पता है ये बैंक कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, इसकी प्रोसेस क्या, क्यों ये बैंक क्रिएट हुई। तो आज उसके बारे में पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझें। सबसे पहले हम लोग समझें इवोल्यूशन इन मीनिंग ऑफ बैंक्स। बैंकिंग इवोल्यूशन समझें। पहले समझना है मीनिंग, बाद में, पहले इवोल्यूशन समझो। इवोल्यूशन मतलब कि बैंक में कैसे चेंजेस आए और क्या शुरू हुआ, है ना, कैसे ये बैंक शुरू हुई। आपको पता है बैंक, ये जो बैंक वर्ड है ना, इंग्लिश में इस बैंक वर्ड का मतलब होता है हीप या तो मास। मतलब वो कहते हैं कि ढेर, कोई चीज़ का ढेर वो कहते हैं ना। तो इंग्लिश में बैंक का मतलब ये होता है कोई ढेर। संस्कृत में ये बैंक वर्ड वो कहाँ से बना, तो संस्कृत में बैंक वर्ड बना भंड में से, है ना। भंड कहते हैं, भंड का मतलब होता है कि कोई कैपिटल। इसी पर से गुजराती वर्ड बना भंडोड़। आप लोग अकाउंट में जैसे कैपिटल कहते हो ना, गुजराती में उसे भंडोड़ कहते हैं। ये भंडोड़ वर्ड संस्कृत भंड में से बना, और शायद इसी पर से ही ये बैंक बना वर्ड। या तो फिर ऐसे भी कोई लोग मानते हैं कि बैंक वर्ड एक्चुअली इटालियन वर्ड बैंका में से, या तो फिर फ्रेंच वर्ड बैंक्यू में से बना। ये बैंक शब्द कैसे बना, तो शायद इटालियन वर्ड बैंका में से बना होगा, या तो फ्रेंच वर्ड बैंक्यू में से बना होगा, ऐसा मानते हैं। ये बैंका या बैंक्यू दोनों का मतलब ये होता है कि अब बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। दोनों का मतलब क्या होता है, बैंका हो या बैंक्यू हो, इसका मतलब ये होता था पहले अब बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। क्या होता है पता है ये। चलो, बैंक क्या काम करती है, आप लोग बताओ। बैंक क्या काम करती है, मेन उसका काम क्या है। तो बैंक हमसे पैसे लेती है और जिसको ज़रूर हो उसको लोन देती है। ये बैंक का मेन काम है ना, पैसों की लेन देन करना। जो पैसे जमा करवाने आए तो लाओ भाई पैसे जमा करो अपने, और जिसको पैसे चाहिए हो तो लो भाई ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम लो। बैंक का मेन काम तो यही है ना। तो आज से सालों पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता था वहाँ पर, कि वहाँ पर जो वहाँ के लोग थे, कुछ जो रिच पर्सन थे, वो मार्केट के बिल्कुल बीच में जाकर बेंच लगाकर बैठ जाते थे। मार्केट के बीच में जाकर बेंच लगाकर वहाँ बैठ जाते थे, और वो अपनी बेंच पे जो कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के होते हैं ना, उनका ढेर कर देते थे, हीप बनाते। हीप मतलब पूरा ढेर बनाते। सिक्कों का पूरा ढेर बेंच के ऊपर रख देते थे, और फिर सबको कहते थे कि भाई जिसको भी पैसे जमा करवाने हो जमा करवाओ, और जो है वो जिसको पैसों की ज़रूर हो तो हमसे लोन लेके जाओ। मतलब ये जो बैंकिंग का काम था ना, वो पहले बीच मार्केट में खुले एक बेंच पे होता था खाली। इसी से ही शुरुआत हुई जैसे बैंक की। इमेजिन कर रहे हो कि भाई यहाँ से ये बैंक शुरुआत हुई थी एक छोटी सी बेंच से, कि बेंच पे खुले में काम होता था, आज की तरह इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस नहीं। फिर धीरे धीरे ये काम बढ़ा। पहले खुले मार्केट में होता था, लोगों से पैसे जमा करते थे, लोगों से पैसे मांगते थे, और उसके बदले में जिसको लोन चाहिए हो तो वो लोन देते थे।
है ना, मार्केट में ऐसे ही एक बेंच पे खाली बैठे हुए होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसमें ग्रोथ हुआ, इसमें चेंजेस आने लगे, इवोल्यूशन हुआ, तो ईयर 1401 में, सुनना ध्यान से बेटा, ईयर 1401 में स्पेन कंट्री में दुनिया की पहली बैंक बनी, जो नाम था बैंक ऑफ बार्सिलोना। बैंक ऑफ बार्सिलोना, ये बैंक 1401 में दुनिया की पहली रियल बैंक बनी। और उसमें उसमें फिर ये करेंसी निकली, जो कहते हैं ना नोट वगैरह, ये अच्छी तरह से वहाँ पर ये लीगल वर्क शुरू हुआ कि उनमें फिर लोग जो है वो जो भी अपनी सेविंग्स होती वो वहाँ जमा करवाने के लिए जाते, और जिसको ज़रूर हो वो वहाँ से वो लोन लेते थे। तो यहाँ से ये पहली बैंक शुरू हुई, ठीक है ना। और उसके बाद वो बैंक के थ्रू मार्केट में बहुत बड़ी चेंजेस आई। जब पहली बैंक शुरू हुई ना, तो वो जब काम करने लगी ना, तो मार्केट में चेंजेस आने लगी। लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, इसकी वजह से, इस करेंसी की वजह से मार्केट में जो है वो पैसे ज़्यादा घूम रहे हैं, तो है ना, मनी जो है वो सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा मार्केट में जो है वो फ़ायदा मिल रहा है। लोग लोन ले, लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बैंक उन्हें लोन दे दी थी कि लो भाई, हमसे पैसे लेके जाओ, आप अपना काम करो। तो लोगों का हर काम पूरा हो जाता था। तो इससे मार्केट में बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद तो फिर ये लीगली शुरू हो गया। जब स्पेन में ये वर्क शुरुआत हुई ना, तो उसके बाद तो धीरे 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 करके दुनिया के हर देश में बैंक है। आज तो हर सिटी में, हर इलाके में एक एक बैंक आई हुई है कि नहीं। तो कैसे बैंक की शुरुआत एक बेंच पर बैठने से शुरुआत हुई थी, और आज कहाँ ये पहुंच चुकी है बैंक, बराबर। अब हम लोग इस बैंक का मीनिंग समझे। ये इवोल्यूशन था, बैंक के बारे में इवोल्यूशन समझा। अब इसका मीनिंग समझे। तो बैंक मीन्स क्या, तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये कहते हैं, जो आपके यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है सबसे सिंपल, कि बैंक इज दैट इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग। बैंक वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था कहलाती है जो बैंकिंग की सब सर्विस देती हो, बराबर ना। या तो दूसरा डिटेल डेफिनेशन ये कहते हैं उसकी कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल सेविंग डिपॉजिट्स with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demand. मीन्स कि बैंक वो इंस्टीट्यूट कहलाती है, ऑथोराइज्ड मतलब जो लीगल वर्क करती हो, इलीगल नहीं, जिनको लीगली ये राइट मिला हुआ है टू कलेक्ट पीपल सेविंग एंड डिपॉजिट। लोगों के पास जो भी सेविंग हो वो कलेक्ट करते हैं, हम लोग अपने पैसे जमा करवाने जाते हैं ना, विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग दोज। किसके लिए वो पैसे जमा करते हैं, हमसे पैसे क्यों लेती है बैंक, तो दूसरों को लैंड देने के लिए, मतलब दूसरों को उधार देने के लिए, अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड। और साथ में बैंक हमें ये कंडीशन देती है कि आपको जब भी डिमांड हो ना, आप अपने पैसे वापस लेके जाना। हम बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हैं तो साथ में ये शर्त होती है ना कि भाई हमें जब भी चाहिए हम बैंक से वापस निकलवा सकते हैं, बैंक अपने पास थोड़ी रख देगी वो, सही बात है ना। तो शॉर्ट एंड सिंपल, बैंक वो कहलाई कि जो बैंकिंग की सभी काम करते हो। आज इस बैंक की वजह से ही ना ये मनी सर्कुलेशन पूरी कंट्री में बहुत इजीली हो जाता है, बैंक की वजह से ही। ये बैंक की वजह से ही ये मनी का मोबिलाइजेशन समझो बहुत इजी हो गया। मोबिलाइजेशन मतलब इजीली ये सर्कुलेशन होता है, सही बात है ये। तो इसी बैंक के बारे में अब हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे। पहले तो कंट्री में जितनी बैंक्स होती है ना, उन बैंक्स का पता है कितने टाइप्स होते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, के बैंक के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो भी बैंक है ना, उनके जनरली दो टाइप आते हैं। एक आता है कमर्शियल बैंक और दूसरा आता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब वो कहलाई जो सिंपल बैंकिंग के सभी काम करती हो। जो आपके आसपास जो भी बैंक आप लोग देखते हो ना, ये सब कमर्शियल बैंक है ना। जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करती है वो ये कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक क्या, सेंट्रल बैंक क्या, तो सेंट्रल बैंक वो कहलाई जो कंट्री में आई हुई सभी बैंक को अपने कंट्रोल में रखती हो।
कंट्री में आई हुई सभी बैंक के रिलेटेड अपने रूल्स बनाती हो तो वो सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक पता है ना कौन सी है ना ध्यान, कौन सी? आरबीआई बैंक। हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक आरबीआई बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्री के सभी बैंक को कंट्रोल करती है और उनके लिए नए नए रूल्स बनाती हैं। ठीक है। और बाकी जितनी भी बैंक है ना वो सब हमारी कमर्शियल बैंक कहलाती है, जो नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज देती है। बराबर। तो अब हम लोग सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में समझें कि कमर्शियल बैंक मतलब क्या। तो ये नॉर्मल कहलाए कमर्शियल बैंक, वही डेफिनेशन है कि कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise। तो मतलब वही डेफिनेशन देखो सेम ही है। कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो बैंकिंग का बिजनेस करता हो, जो बैंकिंग के सभी काम करते हो, वो कमर्शियल बैंक। जिसका मतलब दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, लोगों से डिपॉजिट, लोगों से पैसे लेते हैं कि जिससे दूसरों को उधार दे सकें या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकें। एंड रीपेबल ऑन डिमांड, और जब लोगों को डिमांड हो तो उनको पैसे वापस भी देते हैं। मैंने बताया ना, हमारे पैसे होते हैं, हम जब चाहे वहाँ बैंक से निकाल सकते हैं, या तो फिर वो लोग जब चाहे, हम लोग मतलब जब चाहे वो चेक से, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर या अदरवाइज और किसी से भी हम लोग बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल, कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक कि जो बैंकिंग की सभी फैसिलिटीज़ देती हो। ठीक है। तो बैंकिंग की कौन सी फैसिलिटीज़, बैंकिंग की कौन सी फैसिलिटीज़ मतलब हम लोग अब एक पॉइंट देखें कि भाई बैंकिंग के कौन से फंक्शंस, के फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक के कौन से फंक्शन हुए, क्या क्या काम करती है बैंक, वो अब हम लोग समझें। देखो, बैंक के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, हम लोग कमर्शियल बैंक के ही ना, बैंक बोल रहा हूँ मतलब वो नॉर्मल कमर्शियल बैंक ही, सेंट्रल बैंक तो अदर देखेंगे फिर, है ना। तो बैंक के जो भी फंक्शंस होते हैं ना, उन फंक्शंस में हम लोग उसको दो टाइप देते हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस मतलब मेन फंक्शन जो उनके कहलाए, और दूसरे आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, है ना, अदर फंक्शंस। तो आज पहले समझते हैं ये प्राइमरी फंक्शंस मतलब बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं, मेन क्या काम करती है बैंक, क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन उसका आता है, वो आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसका मतलब क्या कि बैंक क्या काम करती है, सबसे पहला तो लोगों से डिपॉजिट लेती है। सही बात है ना यार, बैंक की शुरुआत ही नहीं होगी जब तक कोई लोग उसे पैसे न दे। कोई बैंक ऐसी देती है, ऐसी देखी है कोई बैंक के जिसमें कोई लोग जमा ना करवाते हो, खाली लोन ही लेते हो, कोई जमा करवाने आए ही नहीं उसमें, ऐसी बैंक देखी है? नहीं ना। बैंक में जब हम लोग पैसे जमा करवाएंगे तो उस जमा किए हुए पैसों में से ही तो बैंक दूसरों को लोन देगी ना। सही बात है ना। इसलिए बैंक का मेन सबसे पहला फंक्शन आता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कि वो कस्टमर से, बैंक के सब कस्टमर ही हुए ना यार, कि वो लोग, बैंक जो है वो अपने कस्टमर से उनकी सेविंग्स या उनके पास जो भी अनयूजेबल अमाउंट हो, जो वो यूज़ ना करते हो, ऐसी अमाउंट वो अपने पास डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक अपने पास रखवाती है। बैंक ज़बरदस्ती नहीं करती हैं किसी से, घर घर नहीं आती बैंक कि लाओ भाई कितने पड़े हैं आपके पास बिना यूज़ के, लाओ मैं जमा करूँ अपने पास। बैंक ऐसे नहीं आती किसी के पास, लेकिन हम लोग वहाँ जाते हैं बैंक में और बैंक हमारी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। हमारे पास जो सेविंग है बैंक के पास लेके जाते हैं कि लो भाई हमारे पैसे हैं, आप लोग संभाल के रखो। लेकिन बैंक में जब भी पैसे जमा करवाने हो ना, सुनना ये पॉइंट, कि बैंक में जब भी पैसे जमा करवाने हो तो डायरेक्ट नहीं पैसे जमा होते, पहले हमें बैंक में अकाउंट बनवाना पड़ता है। पहले हमें बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना। और उसके बाद वो फिर वो मनी एक्सेप्ट करते हैं। तो बैंक में जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो कौन कौन से टाइप के अकाउंट आते हैं?
याद है आप लोगों को? आपके यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये सिंपल पॉइंट है, पहले बहुत बार आ चुका है कि बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवाते हो तो कौन कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है, वो आता है सेविंग अकाउंट। सिर्फ सुनना कि इसमें पहला सेविंग अकाउंट आता है, कि ये सेविंग अकाउंट उनके लिए कि जो मंथली हर मंथ अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग वो अलग करके रखना चाहते हो, कोई फिक्स ना हो। किसी महीने मेरे 5,000 सेविंग हुई वो रखूँगा, किसी महीने 4 हुई, किसी महीने 3 हुई, कोई फिक्स नहीं है। बस अपनी सेविंग वहाँ पर रखनी हो ना, कहीं पे जमा करके रखनी है सेफ। भाई घर में पड़े रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, इससे अच्छा बैंक में सेव कर दो। तो ये जो सेविंग जहाँ रखनी हो ना, तो वो सेविंग अकाउंट बनता है। सेविंग अकाउंट में ना जनरली इंटरेस्ट कम मिलता है, बाकी के कंपैरिजन में कम। बाकी का हम लोग देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट थोड़ा कम है, लेकिन उनमें आपको पैसे जमा करवाने हो या पैसे निकालने हो तो बैंक दूसरे चीज़ों की फैसिलिटी देती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में आपको चेक स्लिप मिलती है ना, चेक मिलता है। फिर जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ देती है ना। सेविंग अकाउंट के बाद दूसरा आता है, वो आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट देखो, जो सेविंग अकाउंट होता है ना, उसमें पता है बैंक कुछ लिमिट देती है कि सेविंग अकाउंट में आप लोग कभी भी पैसे जमा कर सकते हो या कभी भी पैसे निकाल सकते हो, ये बात सही है। लेकिन उसकी लिमिट है कि आप लोग महीने में कुछ 4 या 6 बार, ये बैंक की अब जो है वो 4 बार जितना ही है, कि 4 या 6 बार आप लोग बैंक में पैसे जमा कर सकते हो, और या तो 4 या 6 बार आप लोग बैंक से पैसे निकाल सकते हो, रोज रोज नहीं। आपकी सेविंग रोज रोज होती है क्या? ऐसा कौन सी सेविंग है आपकी? रोज थोड़ी सेविंग होती है। महीने में, पूरे महीने में जो खर्चा हुआ उसके बाद सेविंग होगी ना। तो इसीलिए सेविंग अकाउंट में ना लिमिट होती है कि आप महीने में या तो 4 बार अपनी सेविंग डालने आओ, उससे ज़्यादा नहीं। निकालना भी हो ना पैसे, वह महीने में 4 बार, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन बिजनेसमैन को तो रोज रोज के 10-10 20-20 बार बैंक में पैसे डालने भी होते हैं, निकालने भी होते हैं। तो उनके लिए सेविंग अकाउंट नहीं चलता। तो वो लोग दूसरा कौन सा अकाउंट शुरू करवाते हैं? तो वो होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए, कि जिनको रोज के ट्रांजेक्शन्स करने हो ना, लिमिट नहीं चाहिए हो कि वह महीने में 4 ही बार आप पैसे डाल या निकाल सकते हो, ये लिमिट नहीं। लिमिटलेस जो ट्रांजेक्शन करने हो, तो उसके लिए आता है ये करंट अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। फैसिलिटी सब मिलेगी, चेकबुक, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, सब फैसिलिटी, लेकिन इंटरेस्ट मिलता नहीं है। उल्टा इसमें चार्जेस देने पड़ते हैं। सेविंग अकाउंट में ना इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता, उल्टा चार्जेस देने पड़ते हैं हमें करंट अकाउंट के। बराबर। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तीसरा आता है, वो आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स क्या? इसका मतलब ये कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये कि जिसमें ये सेविंग अकाउंट की तरह ही, लेकिन हर महीने एक फिक्स अमाउंट हो, जिसमें अमाउंट हर महीने की फिक्स की गई हो, और साथ ही में ईयर भी फिक्स हो, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। मतलब ऐसा कि जिसमें ये फिक्स किया हो कि भाई मैं 5 साल तक हर महीने 500 रुपए भरूंगा, ये फिक्स है। बराबर। तो न ज़्यादा न कम आपको भरने, हर महीने जो है वो 500 रुपए आप लोग बैंक में भरते जाओ, और आपकी पूरी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आपको 5 साल बाद मिलेगी। हर महीने 500 तो 5 साल बाद जितने भी रुपए जमा हुए वो इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेंगे। इसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट वो आपको सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है आपको। बराबर। और चौथा आता है, वो आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कि जिसमें आपकी अमाउंट और ड्यूरेशन पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। आप एक ही बार उसमें पैसे डालो बैंक में, और उसके बाद जब आपका ईयर कंप्लीट हो उसके बाद ही पैसे निकाल सकते हो, तब तक नहीं। ये फिक्स डिपॉजिट। मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हो अगर, तो मैं फिक्स डिपॉजिट में डाल दूं कि ये 2 लाख रुपए मैंने 4 साल के लिए रख दिए।
तो बैंक में एक बार रख दिया फिक्स डिपॉजिट, अब 4 साल के बाद ही वो मिलेगा मुझे वापस, एफडी कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट। और ये जो पैसे मिलेंगे ना उसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है, चारों अकाउंट में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से इस पॉइंट पे आ जाएं, है ना, ये पॉइंट था आपकी टेक्स्ट बुक में, ये बीच में पॉइंट दिया हुआ है। अब फिर से इस पे आ जाएं कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं। तो उनके पहला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पैसे लेना, और पैसे लेते हैं तो वो कौन सी मेथड से, इन 4 अकाउंट के हिसाब से, कोई करंट अकाउंट या कोई डिपॉजिट सेविंग अकाउंट खुलवाता है, कोई रिकरिंग डिपॉजिट, तो कोई फिक्स डिपॉजिट है, ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट की जाती है ना। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, तो बैंक का यह दूसरा मेन वर्क है जो क्रेडिट फैसिलिटी देता है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या, कि जिसमें अगर हमें बैंक से कोई क्रेडिट, कोई पैसे उधार चाहिए हो तो हम लोग उससे ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। ये क्रेडिट जो है वो आपके यूज़ के हिसाब से, आपको किस चीज़ के लिए क्रेडिट चाहिए उसके हिसाब से होती है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो कहलाती है जो 1 साल से कम में हो, 1 साल से कम में हो तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहलाती है। मीडियम टर्म क्रेडिट वो कहलाती है जो 1 से 5 साल के बीच में हो, वो आपकी मीडियम टर्म क्रेडिट कहलाती है। और जो क्रेडिट आपकी अगर 5 साल से ज़्यादा की चाहिए हो ना तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहलाती है। क्रेडिट मतलब बैंक से उधार लेना, आपको अगर पैसों की अर्जेंट में ज़रूर पड़े तो बैंक से लोन लेना, ये एक तरह की लोन ही कहलाई ना। अर्जेंटली ज़रूर है भाई, मुझे नया घर खरीदना है और मुझे बैंक से पैसे लेने हैं, तो ये एक तरह का लोन कहलाया। ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंक देते, मेन काम इस यही तो है, पहले दो, यही दो बैंक के मेन काम है, एक तो पैसे डिपॉजिट करना, एक्सेप्ट करना मतलब, और दूसरा लोगों को क्रेडिट देना, लोगों को लोन देना ज़रूर हो उतनी, समझे ना। आपको जैसी लोन चाहिए वैसी, शॉर्ट टर्म चाहिए तो 1 साल में वापस बैंक ले लेगी आपसे पैसे, मीडियम टर्म में 1 से 5 साल के बीच में, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज़्यादा वो लोन चलेगी। ठीक है, तो ये इनके मेन फंक्शंस। फिर तीसरा फंक्शन आता है, वो आता है पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़। बैंक आपको दूसरी फैसिलिटी देती है कि आपको जब भी पैसों की ज़रूर हो ना तो आप बैंक में से विड्रॉ करवा सकते हो, करवा सकते हो ना बैंक से विड्रॉ। भाई मेरे पैसे मेरे सेविंग अकाउंट में अगर है तो मुझे जब भी अगर ज़रूर हो तो मैं वहाँ से वापस पैसे निकाल सकता हूँ ना, विड्रॉ कर सकता हूँ। तो बैंक में से पैसे निकालने हो ना तो इसके लिए बैंक अलग अलग फैसिलिटी देती है, जैसे कि चेक की फैसिलिटी, आप चेक के थ्रू निकाल सकते हो। आज के टाइम में एटीएम की फैसिलिटी, या तो बैंक में जाओ तो वहाँ पे विड्रॉल स्लिप होती है, पे ऑर्डर की फैसिलिटीज़, है ना, या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आज के टाइम में इंटरनेट बैंकिंग भी होती है। तो ये सब फैसिलिटीज़ देती है जिसके थ्रू आपको जब भी ज़रूर हो तो बैंक में से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, या तो कोई पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई पेमेंट आपको करनी हो तो भी आप इन चीज़ों से कर सकते हो ना। किसी को पेमेंट करनी हो तो आप उसे चेक दे सकते हो, डेबिट क्रेडिट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो ना पेमेंट। तो ये भी बैंक फैसिलिटीज़ देती है, ये उनके प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। दूसरा प्राइमरी फंक्शन आता है, वो आता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स मीन्स कहलाता है कि भाई दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन करवाना। वो होता है ना कि कभी कोई एक बैंक में पैसों की कमी हो जाती है और अर्जेंटली उस बैंक को पैसों की ज़रूर हो तो वो क्या करेंगे, तो वो दूसरे बैंक से पैसे मंगवाते हैं, होता है ना। अब देखो बैंक का मेन काम क्या है, लोगों को लोन देना, है ना, यही तो उनका मेन काम है। और उससे उससे ही तो उनको इनकम मिलती है ना, क्योंकि जिसको भी वो लोन देते हैं तो वो सामने इंटरेस्ट भी तो देगा ना, ये उनका मेन काम है ना, उनको इनकम मिलती है इससे। अब समझो कि भाई कोई बैंक के पास कोई कस्टमर गया, है ना, कोई कस्टमर बैंक के पास गया और उसने बैंक को जाकर कहा कि भाई मुझे आज के आज है ना 50 लाख की लोन चाहिए, आज या तो कल तक मुझे 50 लाख की लोन चाहिए। तो बैंक मना करेगी, अरे नहीं है भाई, अब जाओ भाई फिर कभी आना। अरे बैंक थोड़ी मना कर सकते, उसका कस्टमर है और यही तो बैंक का काम है, लोगों को पैसे उधार देना। तो बैंक मना बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अगर बैंक के पास 50 लाख ना हो
उसने तो कहा मुझे अभी के अभी लोन चाहिए, लेकिन उसके पास, बैंक के पास ना हो तो बैंक क्या करेगी पता है? उसकी जो दूसरी ब्रांचेस होगी ना, उस ब्रांचेस से बैंक को उधार लेगी थोड़े टाइम के लिए। बैंक दूसरी ब्रांच को जाकर कहेगी कि भाई लाओ ना भाई, अभी 50 लाख तुम मुझे दो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर वापस लौटा दूंगी। एक बैंक दूसरे बैंक से ये उधार लेती है, इसे कहते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, दो बैंकों के बीच में। इसे हम लोग शॉर्ट में कॉल मनी कहते हैं। जब अर्जेंटली पैसे मंगवाए जाते हो ना, तो ये कॉल मनी कहलाता है। ये कॉल मनी पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो बैंक उसे इंटरेस्ट देती है, जिसे कॉल मनी रेट कहते हैं, बरोबर ना? तो मतलब देखो कि ये एक बैंक भी दूसरे बैंक से ये पैसे मंगवाती है, जिसे इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ये भी बैंकिंग का मेन काम है ना भाई, उनका काम रुकना नहीं चाहिए। उसके पास पैसे नहीं है तो भले दूसरी बैंक से मंगवाओ, समझे बात को? और दूसरा आता है उनका मेन फंक्शन, वो आता है क्रेडिट क्रिएशन। अपनी क्रेडिट बढ़ाना, अपना क्रेडिट क्रिएशन करना, ये बैंकिंग का मेन फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ध्यान से समझना है, क्रेडिट क्रिएशन आपके लिए भी नया टॉपिक है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या कि भाई बैंक है ना, अपना मनी सर्कुलेशन बढ़ाती है, अपना मनी डिपॉजिट और मनी सर्कुलेशन बढ़ाती है। मीन्स कि अपना क्रेडिट क्रिएट करती है, उसे ऐसे कहते हैं कि अपना क्रेडिट क्रिएट करती है। इसमें बैंक क्या करती है तो सुनना ध्यान से। आप लोगों को पता है कि आप लोग जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हो ना, तो कुछ अमाउंट बैंक आपसे फिक्स रखवाती है ना फिक्स। कि जैसे जो बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो वो पहले बैंक कहेगी कि चलो मिनिमम 1,000 रुपये रखो, और आपका अकाउंट कभी भी 1,000 रुपये से कम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम आपका अकाउंट बंद करवा देंगे, कहती है ना बैंक। ये मिनिमम अमाउंट रखवाती है कि नहीं, सबको ध्यान है ना ये? तो ये मिनिमम अमाउंट ऐसा होता है जो बैंक के लिए है ना फिक्स है। आप जिंदगी भर बैंक वो आपको ये 1,000 रुपये वापस नहीं देगी। अब तो काफ़ी बैंक में तो पता है 3,000 हो चुके हैं। जो प्राइवेट बैंक में जाओ ना, ICICI, HDFC जैसी बैंक, तो वो तो 10-10 हज़ार भी डिपॉजिट करवाती है कि आपको मिनिमम 10,000 तो अपना बैलेंस मेंटेन करना है। देखो इससे कम हुआ ना तो बैंक आपका अकाउंट बंद करवा देगी, मतलब कम से कम इतना तो आपके बैंक में रखना ही है। तो 10,000 छोड़ो, 1,000 ही पकड़ो ना आप। देखो 1,000 है ना, वो बैंक फिक्स करवाती है अपने अकाउंट में, है ना? मतलब मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो मतलब 1,000 तो फिक्स, मैं बाकी जो भी लेन देन करूंगा वो तो अलग। लेकिन 1,000 वो कभी बैंक से लूंगा, कब लूंगा पता है? कि जब मैं अपना अकाउंट बंद करवाऊंगा तो। और जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाता है वो कभी बंद करवाता है? रेयरली होता है ना? या तो उसकी डेथ के बाद होता है वो बंद, बाकी तो बहुत कम बंद होते हैं। मतलब मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया तो 1,000 रुपये वहाँ फिक्स कर दिए। ये 1,000 रुपये बैंक मुझे ज़िंदगी भर नहीं देगी वापस, है ना? जब मैं अकाउंट बंद करवाऊंगा तो देगी। अब मैंने अकेले ने 1,000 रुपये दिए उस बैंक में समझो कि भाई अगर कोई 100 लोगों ने भी, सिर्फ 100 लोग बोल रहा हूँ, कि कोई सिर्फ 100 लोगों ने भी अगर अकाउंट खुलवाया हो तो सब 1,000-1,000 रुपये रखेंगे ना वहाँ पर। मतलब बैंक के पास मिल गए 1,00,000 रुपये। ये 1,00,000 रुपये बैंक कभी किसी को देगी ही नहीं। ये तो मैंने खाली 100 बोले, बैंक में तो हजारों लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं। एक ही बैंक में अगर समझो 1,000 लोगों ने भी अकाउंट खुलवाए तो सब 1,000-1,000 रुपये रखेंगे, मतलब 10,00,000 रुपये बैंक के पास ऐसे होंगे कि जो बैंक कभी किसी को देगी ही नहीं वापस। सही बात है ना? ये 10,00,000 रुपये का बैंक कितना यूज़ कर सकती है? वो खाली दूसरों को, इसी 10,00,000 में से अगर दूसरों को लोन दे दे तो उसका तो उल्टा इंटरेस्ट भी मिलेगा, है कि नहीं? आपके हाथ में ऐसे पैसे मिल जाए, ये 10,00,000 कभी किसी को देने ही नहीं है, ये आपके पैसे लो, 10,00,000 रुपये, तो आप लोग क्या करो? और ये तो मैंने और भी छोटी अमाउंट बताई बेटा, कि मैंने तो सिर्फ 1,000 कस्टमर बोले, कि उसमें हजारों से भी ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। मतलब बैंक के पास है ना हमेशा करोड़ों रुपए ऐसे पड़े हुए होते हैं जो उनको किसी को देने ही नहीं है। हम सबसे ही तो लेती है ना बैंक, और वापस कभी देगी ही नहीं, ये तो फिक्स अमाउंट रखवाती है। और क्या करती है पता है? कि इसी फिक्स अमाउंट में से वो दूसरों को लोन देती है।
इसी फिक्स अमाउंट में से दूसरों को लोन देती है, और जिसको भी लोन देगी ना तो उससे भी फिर कुछ फिक्स अमाउंट रखवाएगी हमारे पास, है कि नहीं? मतलब मैंने बैंक में 1,000 रुपये भरे, आप समझना, आप प्रोसेस समझना कि मैंने बैंक में 1,000 रुपये भरे। उस 1,000 में से देखो आपके टेक्स्ट बुक में है ना, ये एक टेबल वाइज दिया हुआ है, समझना ध्यान से, ठीक है? ये टेबल वाइज दिया हुआ है, ध्यान से समझना कि समझो मैंने बैंक में 1,000 रुपये भरे हैं, ओके? बैंक है ना अपने पास कुछ रिजर्व रेशियो रखती है, वो 1,000 रुपये भी पूरे खर्च नहीं करेगी, ये 1,000 मुझे वापस भी नहीं देगी बैंक, और खुद भी पूरा खर्च नहीं करेगी। इस 1,000 में से 200 रुपये, समझो 20% के हिसाब से 200 रुपये उसे रिजर्व रखने हैं। ये क्यों रिजर्व रखते हैं वो हमारे आगे चैप्टर में एक पॉइंट है, ठीक है? बैंक कंपलसरी रखने पड़ते हैं ये थोड़े अलग। समझो उसने 200 रुपये अलग रखे, तो बाकी के जो 800 रुपये हुए ना, वो 800 रुपये किसी को लोन दे देगी। मैंने 1,000 रुपये भरे, उसमें से 200 उसने साइड में रखे, तो उसने 800 रुपये दूसरे किसी को लोन दे देगी जिसको ज़रूर हो वो। अब जिसको लोन देगी तो पता है, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ गिरवी रखवाती है ना गिरवी, कि आपको 10,000 की लोन चाहिए तो पहले 10,000 का कुछ सामान गिरवी रखो, भले सोना गिरवी रखो, कि भले कोई घर के कागज गिरवी रखो, कोई गाड़ी गिरवी रखो, गिरवी रखवाती है कि नहीं? या तो बैंक में उतने अकाउंट में पैसे खुलवाती है हमसे, बराबर? तो देखो जब 800 रुपये की लोन वो किसी और को देगा ना, तो उससे वो 800 रुपये फिर से बैंक कुछ गिरवी रखवाएगी, मतलब बैंक को वो 800 रुपये फिर से मिलेंगे किसी और से। ये 800 रुपये भी बैंक के लिए ऐसे होंगे जो बैंक वापस देगी ही नहीं उसको। जो भी बैंक से लोन लेगा वो उस बैंक में अकाउंट तो खुलवाएगा ना, तो ये भी वापस उसे देना ही नहीं है किसी को। उस 800 में से भी समझो 20%, 160 रुपये उसने अलग रखे, और फिर उस 800 में से जो है वो 640 रुपये उसने और किसी को लोन दे दी। अब दूसरे किसी को लोन दी होगी तो उससे फिर से वो बैंक में अकाउंट खुलवाएगी या कुछ गिरवी रखवाएगी, उसमें से थोड़े अपने पास रिजर्व रख के, और फिर से वो बाकी की अमाउंट लोन में दे देगी। ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। मतलब शॉर्ट और सिंपल में ऐसे कहो कि बैंक जो है वो हमेशा अपने पास ऐसी अमाउंट ढूंढती है कि जो अमाउंट वो वापस किसी को देनी ना पड़े। जैसे मेरे 1,000 रुपये वहाँ फिक्स पड़े हैं, मेरे जो है वो ये 7-8 साल हो गए मेरे बैंक में अकाउंट है, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा शायद, और इतने सालों से वो 1,000 रुपये की मैंने जो अकाउंट खुलवाया था वो 1,000 रुपये फिक्स उसके पास ही पड़े हैं, बैंक के पास। मैंने कभी लिए ही नहीं उससे, और बैंक देगी भी नहीं, क्योंकि मिनिमम 1,000 तो मुझे रखने हैं। तो ऐसे सभी कस्टमर जो उसके पास रखते जाएंगे तो बैंक का नाम बढ़ता जाएगा ना, उसके पास अमाउंट बढ़ती जाएगी ना। इसी सिचुएशन को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, कि बैंक अपनी फिक्स अमाउंट बढ़ाती जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती जाए, कि जिससे ना मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ती जाए। जितनी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी ना, उतना मार्केट में ज़्यादा पैसा घूमेगा, क्योंकि लोन वो बैंक को लोगों को ज़्यादा लोन देगी। जितनी उसकी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी ना, ये फिक्स अमाउंट उसकी जितनी कम होगी, उतना मार्केट में पैसा कम घूमेगा, क्योंकि उतना बैंक लोगों को लोन कम देगी। तो इसलिए बैंक का प्राइमरी फंक्शन में ये आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिक्स डिपॉजिट नक्की करना, क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट क्रिएशन की एक फार्मूला है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, सिर्फ नॉलेज, कि क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, मतलब जो उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट आती है ना, उसमें से थोड़ा रिजर्व रख के बाकी के जगह बाकी की लोन देती जाती है, कि जिससे उसकी क्रेडिट क्रिएशन और बढ़ती जाए। समझ में आई ना बात? तो अब देखो, आज जैसे हमने इसमें ये पॉइंट्स देखे ना, बैंक के प्राइमरी फंक्शंस देखे ना, अब इसके सेकेंडरी फंक्शंस और अदर फंक्शंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।